गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। आज सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि सिलेबस बापू जिसमें पढ़ना है, जो दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। उनकी रचना है बापू। ये तुम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। और ये काफ़ी देर से डिसाइड हुआ कि कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ना है। जो हम लोग शुरुआत में कुरुक्षेत्र का नोट्स तुम लोग को दिए थे, तो कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ना है, पढ़ना है बापू जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और इसके साथ इकाई 1 में बापू है और दूसरा है इकाई जो, उसमें तुम लोगों को पारिभाषिक शब्दावली पढ़ना है और व्यावहारिक हिंदी है, कार्यालयी हिंदी है, वित्तीय हिंदी है और तकनीकी हिंदी है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है तुम लोग को सिलेबस में। और लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मल्टीपल चॉइस सवाल आएंगे या फिर तुम लोगों के सवाल सब्जेक्टिव होंगे। तो इसीलिए कंफर्म अभी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग तैयारी करें ऐसा कि अगर सब्जेक्टिव आए तब भी लिख सकें और अगर ऑब्जेक्टिव आए तब भी लिख सकें, तब वही ठीक होगा, क्योंकि जब तक डिसाइड नहीं होता है तब तक हम लोग को पढ़ना तो है ही। तो ये जो पेपर है इसमें 2 इकाई है, जैसा बताएं हम। आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी इसका नाम है पत्र का। और यह 2 इकाई में विभक्त है, जिसमें पहला जो इकाई है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना बापू है उसमें। और इकाई 2 में तुम लोग पढ़ोगी पारिभाषिक शब्दावली, व्यावहारिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, वित्तीय हिंदी, तकनीकी हिंदी। तो ये जो पेपर है तुम लोगों का, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर ले दिनकर की रचना जो बापू है। तो इसमें जैसा नाम से ये स्पष्ट है, तुम लोगों को देख ही रही हो कि इसमें महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। पंक्तियाँ तुम लोगों को हम भेजे भी थे नोट्स के तौर पे, और तुम लोग देखी भी हो शायद, और ना देखी हो तो हम लोग फिर आज डिस्कस कर लेते हैं उस पर। क्योंकि चाहोगी तो ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, रामधारी सिंह दिनकर की बापू, और तुम लोग देख सकती हो। इसमें रामधारी सिंह दिनकर महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं कि संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। अंगार विभूषण यह उनका, विद्युत पीकर जो आते हैं, उगती शिखाओं की लौ में चेतना नहीं भर जाते हैं। ये इस पंक्तियों में वो महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो कृति है वो अविस्मरणीय कृति इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता जो है, वो कोई भी भारतीय इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो महात्मा गांधी आज भी हमारे जीवन में कितने प्रासंगिक हैं। वो एक बड़े राजनीतिक के तौर पे जाने जाते हैं, एक समाज सुधारक के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने आर्थिक भारतीय परिवेश सुधारने के लिए भी काम किया, धर्म के क्षेत्र में काम किया, और कई आदर्श उन्होंने स्थापित किए महात्मा गांधी ने जिसके चलते हम सभी देशवासी उनकी पूजा करते हैं। ये तो एंट्री ही बंद नहीं हो रही तुम लोगों की। तो जो जीवन दृष्टि महात्मा गांधी ने दी है, वो सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व उनको स्वीकार करता है एक राजनीतिक के तौर पर। महात्मा गांधी आज जब हमारे बीच नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए प्रेरणा और प्रकाश पुंज के रूप में सभी मुद्दों पर मार्गदर्शन करते हैं हमारा। और 21वीं सदी में गांधी जी की सार्थकता बनी हुई है, प्रत्येक क्षेत्र में बनी हुई है। वो अहिंसावादी थे, सत्य के पुजारी थे। उनके जो सिद्धांत हैं, जो विश्व अहिंसा दिवस के तौर पे मनाया भी जाता है, 2 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व मनाता है, तो महात्मा गांधी हमारे देश के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे। इस बात पर हर भारतीय को गर्व होना है, हर भारतीय गर्व कर सकते हैं। और हमारा विश्व, आज जो धरती है हमारी, वो जो एक तरह से विनाश के ज्वालामुखी पर खड़ी है, उसको गांधी जी के विचार ही बचा सकते हैं। कहा भी जाता है, एक बड़े लेखक हैं लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कहा भी उनके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, कि जो काम 50,000 हथियारबंद सेना नहीं कर सकी थी, वह महात्मा गांधी ने कर दिखाया था। अकेले वो पूरी सेना की तरह वहाँ पर उपस्थित थे। तो आतंक के साए में जो जी रहे हैं हम सभी, उससे हमें कौन बचा सकता है? सत्य,
प्रेम और अहिंसा जहाँ पर इसका सरोकार रखा जाता है, वही हमें इससे बचाया भी सकता है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो दुनिया भर के लोगों ने उस लोगों को उन्होंने प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। एक करुणा, सहिष्णुता और शांति का जो दृष्टिकोण दिया है उन्होंने संपूर्ण विश्व को, वो अविस्मरणीय है। और गांधी जी अपने जीवन काल में जिन सिद्धांतों को मानते थे, जिन प्रथाओं को विकसित करने पर जोर देते थे, और दुनिया भर में जो जिनको हाशिए पर रख दिया जाता है, जो समूह को एकदम किनारे कर दिया जाता है, जिनको उन्होंने हरिजन का नाम दिया था, उनके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था। उत्पीड़ित समुदाय की आवाज़ बने थे। उन्होंने न्यू इंडिया का निर्माण करना चाहा। और एक तरह से महात्मा गांधी जो है वो सर्वधर्म समभाव को मानते थे, यानी कि सभी धर्म जो है उसमें सद्भावना की बात की जाती है, उसमें करुणा की बात की जाती है, और वो वसुधैव कुटुंबकम के विचार को साकार करना चाहते थे। उनके जो विचार हैं महात्मा गांधी के, वो एक सच्चे राष्ट्र निर्माता की तरह है। यही वजह है कि रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्र कवि के तौर पर भी जाना जाता है, उन्होंने महात्मा गांधी को अपने काव्य का विषय बनाया था। और आज उनकी प्रासंगिकता बरकरार है, इसलिए इनको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो यहाँ जो महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने जो आधुनिक समाज को, पूंजीवादी व्यवस्था को, एक तरह से देश को बचाना जो चाहा कि प्रगति हो हमारे देश की, और महात्मा गांधी के सिद्धांतों को स्वीकार करे समाज, तो गांधी जी इसलिए बेहद प्रासंगिक हो जाते हैं कि जो आज़ादी तो हमें मिल गई, हमारा भारत आज अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं है, हम आज़ाद हैं, लेकिन जो अभी भी परिस्थितियां हैं उनमें काफ़ी कुछ वही रंग ढंग हैं जो आज़ादी के पहले थे। और गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं जिन्होंने बौद्धिक स्तर पे ही नहीं, अपने जीवन में जो कुछ भी उन्होंने शामिल किया था वो एक सामाजिक चेतना का काम करता है। और उनके जो शब्द हैं वो भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी विचारधारा को स्वीकारा गया है। और अहिंसा का हथियार जो उन्होंने अपनाया था वो इस बात का प्रमाण है कि लोग हिंसा के माध्यम से ही परिवर्तन करना चाहते हैं, वो गलत है। अहिंसा के जरिए भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है, लड़ाई लड़ी जा सकती है, और जीत भी हासिल की जा सकती है। तो महात्मा गांधी, जिनको हम लोग 20वीं शताब्दी का दुनिया का सबसे बड़ा राजनेता मानते हैं और उनको एक आध्यात्मिक नेता के तौर पर भी जाना जाता है, वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आए थे भारत में। वो बैरिस्टर थे। तुम लोगों ने अगर इतिहास को थोड़ा बहुत देखा होगा तो जानती होगी सभी कि वो वकील थे, बैरिस्टर बनने थे। और गांधी जी भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो सत्याग्रह और अहिंसा का अस्त्र अपनाते हैं, वो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता दिखाने का काम करता है। पूरी दुनिया में उन्होंने शांति के लिए बात की, प्रेम की बात की, अहिंसा की बात की, सत्य की खोज। वो चाहते थे कि उनका जो तुम लोग देखी होगी अगर, कि उन्होंने जो जीवनी लिखी है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो उन्होंने अपनी सच्चाई को, अपनी ईमानदारी को, अपनी मौलिकता को संपूर्ण देश को, संपूर्ण विश्व को एक रास्ता दिखाने का काम किया। उसके माध्यम से जो करुणा उनके भीतर थी, वो एक तरह से अहिंसा के साथ साथ हम किस तरह से जी सकते हैं और अपने देश में क्रांति ला सकते हैं, इसके लिए मार्गदर्शन का काम करता था। तो उन्होंने जो विचारधारा अपनाई वो आज़ादी की जो अलग जगाई। तो बापू जो हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया उन्होंने, तो भारत को स्वतंत्र कराया जब उन्होंने, तो दिनकर जो हैं उनके प्रभाव को स्वीकार करते हैं। और कुछ कविताएं जो हैं वो उन्होंने बाद में जोड़ी। जैसे तुम लोगों को जो भेजा था मैंने नोट्स, उसमें बापू जो कविता है एक, उसमें सबसे पहली कविता है बापू, और उसके बाद उन्होंने 3 कविताएं और इसके साथ जोड़ी, जो तुम लोग देखोगी कि पहले जब हम लोग इसको अलग अलग पदबंध में उन्होंने बांटा है, और 1 2 3 4 इस तरह से करके उन्होंने 14 खंड इस कविता के बनाए हैं। और फिर उसके बाद महाबलिदान इसके साथ जोड़ा गया है। दूसरा एक शीर्षक है इसी किताब में है। वज्रपात तीसरा शीर्षक है, और इसके साथ हम लोग देखेंगे चौथा भी एक शीर्षक है इसमें, जिसमें अघटन घटना
क्या समाधान शीर्षक इसका रखा गया है। तो इन अलग अलग शीर्षकों से बापू कविता में 4 खंड हैं जो शामिल किए गए हैं, और तुम लोगों के प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव आएंगे तब तो तुम लोगों को सीमित मात्रा में ही देखना होगा, जो नोट्स दिया गया है उससे काम चलेगा। और अगर सब्जेक्टिव आएगा तो डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि सवाल जैसा कि पहले आया करता था उसके अनुसार अगर हम बताएं तो उसमें सवाल होते थे व्याख्या के, जैसे कुछ पंक्तियां दे दी जाती थी और उसके बाद उसके बारे में लिखना होता था। तो व्याख्या इस तरह करते हैं, अगर दोनों ही तरह से हम लोग देख लेते हैं कि सवाल कैसे भी आ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तब तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो फिर हम लोग देख ही लेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसे सवाल इस तरह होंगे कि बापू की रचना कब हुई, बापू के लेखक कौन है, बापू के लेखक की अन्य रचनाओं के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। फिर तुम लोग का जो ये तकनीकी हिंदी और वित्तीय हिंदी जैसा जो इकाई है उससे सवाल पूछा जा सकता है। तो लेकिन अगर सब्जेक्टिव हुआ तो उसमें सवाल बहुत आसान से बनेंगे कि जैसे रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है बापू, उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो प्रासंगिकता पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर यही सारी बातें आएंगी कि आज भी जो हमारा देश है उसमें इस बात के लिए भले ही हम बाहरी लोगों से नहीं लड़ रहे, हमारे जो अपने देशवासी हैं उन लोगों से लड़ाई चल रही है। अलग अलग विचारधारा वाले लोग आज भी देश में शांति नहीं आने दे रहे। जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो विशाल देश एक आपस में एकजुटता के साथ रहे, वो रहने नहीं दे रहे। तो ऐसे समय में जो महात्मा गांधी हैं उनके जो सुधार थे, उन्होंने जो सत्य के प्रति जो प्रबल आग्रह किया था, वो एक महान योद्धा की तरह जब आज़ादी के दौर में आए थे, शांति के उपदेशक के तौर पर आए थे, नैतिकतावादी व्यक्ति थे। तो उन्होंने जो एक योगी की तरह अपना जीवन जिया, और उनकी जो आत्मा थी वो हर उस व्यक्ति को स्वीकार करती थी जो संघर्षरत है, जो चाहता है कि सत्य की खोज हो और हम सभी आज़ाद होकर अपना जीवन गुजारें। गांधी जी उन सबके साथ जुड़े थे जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि आज़ादी हर किसी का मौलिक अधिकार है। तो महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। चाहे कितने भी संपन्न हो जाए, हमारी आसपास की परिस्थितियाँ कितनी भी बेहतर हो जाएं, लेकिन जब तक राजनीतिक तौर पे हमारा देश आज़ाद नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन आसान नहीं है। उन्होंने जो राष्ट्रवाद का एक जो बिगुल बजाया था, उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रति जो लोगों में चेतना जगाई थी, वो चेतना आज के दिन में भी हम सबके भीतर जागने की ज़रूरत है। और तभी इस किताब को पढ़ाने की जो प्रासंगिकता है वो बनी हुई है, क्योंकि आज भी लोग अपने देश से प्रेम कम ही करते हैं, स्वार्थ में डूबे रहते हैं, स्वराज की कल्पना वो नहीं करते। अर्थशास्त्र जो है हमारा वो धीरे धीरे जब बिगड़ता जाता है तो उसमें भी आम जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी तब तक भारत के लिए क्या हो, विध्वंस ही है कि सभी लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, अपने आप के बारे में सोचे, देश के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये एक तरह से नैतिक स्खलन है जो जारी है उस वक्त से। तो महात्मा गांधी के जो विचार थे वो रोशनी देते हैं आज के समय में भी, और आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे महात्मा गांधी, और आत्मनिर्भरता की खोज आज भी जारी है। तो गांधी जी के जो विचार हैं उनकी प्रासंगिकता मुखर हो जाती है जब भी हम लोग स्वदेश की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। और यहाँ पर महात्मा गांधी की बात ये भी थी कि उन्होंने स्वदेशी के प्रति अंधभक्त होने का जो था आग्रह वो नहीं किया था। वो कहते थे कि जो चीज़ें हम दूसरी जगह से लाते हैं वो अगर हमारे देश में नहीं है तब उनका हमको स्वीकार करना होगा, लेकिन अगर वो चीज़ हमारे स्वदेश में निर्मित हो सकती है, आसानी से उपलब्ध हो सकती है, तो हम उन्हीं चीज़ों का उपयोग करें जो हमारे स्वदेश में है। तो गांधी जी जो प्रबल संदेश दे रहे थे वो एक तरह से ये था कि स्वदेशी का हम सभी अंगीकार करें, स्वदेशी चीज़ों को, और नैतिक रूप से शुद्ध हों। उन्होंने भगवद गीता के संदेशों को गहराई से समझा था और उन्होंने चाहा था कि अनासक्ति का जो सबक है गीता में, उसको भारतीय चिंतन परंपरा में जिस तरह से माना गया है, स्वीकारा गया है, तो हमारी जनता भी उसको स्वीकार करे। और इसी बात से हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम स्वार्थी होंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं होगा।
तो महात्मा गांधी जी की महानता इसमें भी थी कि उनके विचार जो है, उनके जो विचारों का जो महत्व जो था वो आज भी बना हुआ है। उनके विचार उनके जीवन काल में जितने महत्वपूर्ण थे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले कई दशकों में भी उनका महत्व जो है वैसा ही बना रहेगा जैसा कि उस समय में था। जो वास्तव में गांधी जी कहा जा सकता है कि कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक अनुभूति के तौर पर है, अभिव्यक्ति के तौर पर है। और गांधी जी की मृत्यु के बाद भी जो उनको विस्मृत करने की जो परंपरा चल रही है, लेकिन वो स्मरण बार बार इसलिए किए जाते हैं राजनेताओं के द्वारा भी और आम जनता के द्वारा भी, क्योंकि उनके विचार जो हैं वो अमर हैं। जो विद्वान उनके दर्शन को मानते हैं, विश्व शांति के संदेश को मानते हैं, वो उनको आज भी याद करते हैं और उनके विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं। जो हमारे सार्वजनिक जीवन का जो नैतिक मूल्य है, वो धीरे धीरे जो क्षरण जिसका हो रहा है, उन नैतिक राजनीतिक सिद्धांतों को मानने के लिए गांधी जी के सिद्धांतों को, गांधी जी के मूल्यों को जानना जरूरी है। जो गांधी जी एक राजनेता के तौर पे ही नहीं, देश का जो नैतिक नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, वैसे उनको माना जाता है। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि गांधी जी जो हैं वो भारत के लिए अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं। अगर मानवता को प्रगति करना है तो गांधी जी सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो जब मार्टिन लूथर किंग जो एक विदेशी होकर के महात्मा गांधी के महत्व को स्वीकार करते हुए ये बात कहते हैं कि शांति और सद्भावना जो है वो पूरी दुनिया में विकसित करने की आवश्यकता है, इसके लिए प्रेरित किया था महात्मा गांधी जी ने। जो अपने जोखिम पर उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया, उन्होंने सत्य और अहिंसा के सपोर्ट से किया। सत्य और अहिंसा ही उनके जीवन में एकमात्र आदर्श के तौर पे उन्होंने स्थापित कर लिया था, और चाहते थे कि संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व जो है वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। तो भारतीय सभ्यता के साथ साथ पूरे विश्व की सभ्यता में सत्य और अहिंसा को एक श्रेष्ठ विचार के तौर पे माना जाता है। और गांधी जी के जो विचार हैं, दुनिया भर के लोग उससे प्रेरित हैं। उन्होंने करुणा और शांति का जो दृष्टिकोण दिया था, वो भारत और दुनिया को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गांधी जी एक ऐसे इंसान के तौर पे जाने जाते हैं जहाँ पश्चिमी सभ्यता जो है वो भोग विलास और शारीरिक सुख को अंतिम उद्देश्य मानकर चलते हैं, और आज हमारी भारतीय सभ्यता भी उसी पर बहुत कुछ चल रही है। लेकिन गांधी जी जो थे, उन्होंने सुख की आकांक्षा का जो विस्तार है उसको अनंत माना और कहा कि ये जो है, जो हम हमेशा सुख की आकांक्षा करते रहते हैं, उससे ही हमारे विनाश का मूल जो है वो उत्पन्न होता है। तो मानवता का जो सहज विकास है उसके लिए आवश्यक है कि जो हम सभी मनुष्य हैं वो इस छलावे की प्रगति से बाहर निकले और वर्तमान समय में जो झूठ फरेब फैल रहा है उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तरह तरह की जो बातें गांधी जी के दर्शन और विचारधारा को लेकर के की जाती हैं वो हमें सन्मार्ग पर ले जा सकती हैं, और ऐसा लगता है कि गांधी जी के जो विचार हैं वो उस समय में जितने प्रासंगिक थे उससे कई गुना ज़्यादा आज के समय में वर्तमान में प्रासंगिक है। रामधारी सिंह दिनकर ने गांधी जी के बारे में जब लिखा कि एक देश में बांध संकुचित करो न इसको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है। गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। तो गांधी जी के बारे में जब दिनकर जी बात कर रहे थे तो उनके विचारों के बारे में वो बात कर रहे थे जिनका बेहद प्रभाव था उन पर। और वो क्योंकि गांधी जी ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए थे और उन्होंने ज़मीनी स्तर पर अपने विचारों का परीक्षण किया, जीवन में उनकी जो भी सफलता आई वो आम जनता के साथ जुड़ कर के आई। उन्होंने पूरे विश्व के लिए कार्य किया और जो रास्ता उन्होंने दिखलाया वो एक अस्थाई रास्ता था, वो कुछ दिनों के लिए नहीं था कि हम आज़ादी पालेंगे और फिर इन सारे के सारे विचारों को हम छोड़ सकते हैं। जैसे दुष्यंत कुमार भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है, पर मैं गाऊंगा चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन
मैं कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर आऊँगा। तो अंग्रेजों का जो तमाम अत्याचार था, शोषण था, उसके बीच अगर किसी व्यक्ति ने एक महामानव के तौर पे हम महात्मा गांधी को देख सकते हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर चलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का जो महत्वपूर्ण काम किया, एक भूमिका निभाई, वो इस धरती पर ऐसा प्रयोग था जो सबसे विरलतम था। पूरी दुनिया में किसी ने ऐसी बात सोची तक नहीं थी कि सत्य और अहिंसा के बल पर अपने देश को कोई आज़ाद भी कर सकता है। तो उन्होंने जिसको अपनाया वो सत्य और अहिंसा थी, और हम लोग उस सौहार्द और सद्भावना की कल्पना करते हैं सर, और आश्चर्य होता है कि जो दिन भर अत्याचार करने वाले जो अंग्रेज़ थे, उनको भगाने में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आज़ादी के लिए। उनकी जो परिकल्पना थी वो अन्य क्रांतिकारियों से विपरीत थी। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक परिवेश विकसित किया। गांधी जी उनकी सोच और विचारधारा में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं जो लड़कर आज़ादी लेना चाहते थे। उन्होंने आज़ादी पानी चाहिए, और संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक तरह से वो गौरव का प्रतीक है, और यही वजह है कि राष्ट्रपिता के तौर पर उनको जाना जाता है। लेकिन जब उनकी हत्या की गई तो ये रामधारी सिंह दिनकर को बहुत खला, और ये उनको लगा कि पूरा संपूर्ण जो राष्ट्र है, जिनको राष्ट्रपिता माना जा रहा है, उनके लिए उन्होंने क्या किया। जो राष्ट्र के लोगों के लिए महात्मा गांधी ने इतना कुछ किया, महात्मा गांधी के लिए इस राष्ट्र ने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो गांधी जी की मृत्यु के बाद बेहद अपमानित सा महसूस कर रहे थे, प्रताड़ित सा महसूस कर रहे थे, और उन्होंने भारत के जो माहौल भारत में बन रहा था, और एक तरह से माहौल को जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा था, उसको देखते हुए उन्होंने इस कविता में उल्लेख किया है कि भारत में जो महात्मा गांधी का एक महत्व था, उसको किस तरह से बिगड़ते माहौल में बिगाड़ दिया गया, और उस बिगड़े से माहौल में महात्मा गांधी की हत्या तक कर दी गई। तो इस संग्रह में जो अन्य कविताएं जोड़ी गई, और महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो इसमें जो संग्रह में 1947 में दिनकर का जो काव्य संग्रह ये छपा, जिसमें 4 कविताएं थीं, और 4 कविताओं वाले संग्रह का नाम रखा गया था बापू। इसके बाद 6 महीने के भीतर गांधी जी की हत्या हो गई, और उनकी हत्या के बाद दिनकर का जो हृदय था उसमें बहुत दुख विषाद भर गया, और उनकी कलम फिर से चली, और उन्होंने जीवित गांधी जी के प्रति जो व्यक्त किया था अनुराग, उन शब्दों में उन्होंने और कुछ जोड़ा, और उन कठोर शब्द भी जोड़े उन्होंने जो देशवासियों के प्रति थे। और इन शब्दों का जो स्रोत था वो कहाँ से उपजा था, तो गांधी जी की हत्या से जो लेखक के मन में जो एक मर्मांतक पीड़ा और आत्मग्लानि, पूरे देशवासियों का प्रतीक वो खुद को मान रहे थे, अपने आप में देख रहे थे, और एक आत्मग्लानि उनके भीतर एक बोध जागा था कि हम खुद को धिक्कार दें, हम खुद को सोचें कि हम कितने गलत हैं। तो और उन्होंने 1948 में इसका एक परिष्कृत संस्करण छपा, और संग्रह में शामिल कविताओं के शीर्षक जो मैंने बतलाया तुम लोगों को कि 4 हैं। इस बापू संग्रह के भीतर 4 कविताएं हैं। पहला है बापू, दूसरा है महाबलिदान, तीसरा है वज्रपात, और चौथा है अघटन घटना क्या समाधान। तो इन 4 जो कविताओं के जरिए महात्मा गांधी के बारे में रामधारी सिंह दिनकर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जो रामधारी सिंह दिनकर के लिए भी आदर्श व्यक्ति थे, उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि तुम सभी साइंस के विद्यार्थी हो और अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, तो वो उनसे मिलना चाहते थे महात्मा गांधी से। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था महात्मा गांधी को, और उन्होंने उसमें लिखा था कि आपने अपने काम से यह साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों के साथ भी अहिंसा के जरिए जीत हासिल की जा सकती है जो हिंसा के मार्ग को खारिज नहीं करते। वो आइंस्टाइन उनके लिए लिखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका उदाहरण
देश की सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मैं आपसे मुलाकात कर पाऊँगा। लेकिन आइंस्टाइन उनसे मिल नहीं पाए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो गई उसके कुछ ही दिनों बाद 30 जनवरी 1948 को। जब तुम लोगों ने ये घटना पढ़ी हो, देखी, सुनी हो कि 30 जनवरी 1948 की शाम को जब नई दिल्ली में जो स्थित है बिरला भवन, वहाँ पर गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जहाँ हर शाम वो प्रार्थना के लिए जाते थे। 30 जनवरी की शाम को जब वो शाम की, जो उसको संध्याकालीन प्रार्थना कहते हैं, उसके लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर नाथूराम गोडसे ने उन पर गोलियां चला दी थी। और फिर बाद में गोडसे के साथ जो 8 अन्य लोग शामिल थे इस हत्या की साजिश में, उन सबको आरोपी बनाया गया था। और राष्ट्र की जो रग रग से वाकिफ थे, रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं भी तुम लोगों ने देखी हो, सुनी हो, शायद कुरुक्षेत्र के बारे में सुना होगा क्योंकि इसके पहले सिलेबस में वही था। रश्मि रथी का नाम सुना हो। तो उन सभी में वो कहीं ना कहीं देशभक्ति का राग जरूर छेड़ते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो राष्ट्र की रग रग से वाकिफ थे और उनकी नज़रों से कोई छिपा नहीं था। गांधी जी के जो असली हत्यारे हैं वो कवि की दृष्टि में अस्पष्ट थे। वो जान रहे थे कि असली हत्यारे कौन हैं और किन परिस्थितियों में महात्मा गांधी की हत्या की गई है। दिनकर जी ये भी जानते थे कि गांधी जी का हत्यारा जो है वो नाथूराम गोडसे नाम का एक व्यक्ति नहीं है। वो कहते हैं कि हत्यारा कोई एक नहीं था, कविता में भी ये पंक्तियां हैं, वो कई थे। गांधी जी के हत्यारन जो है वो एक संगठित विचारधारा थी जो धीरे धीरे हमारे सामाजिक परिवेश में वो विचारधारा हावी होती जा रही थी, जिसका परिणाम था कि गांधी जी की हत्या हो गई। तो रामधारी सिंह दिनकर इस कविता में ये उल्लेखित भी करते हैं कि गांधी जी की हत्यारन एक संगठित विचारधारा थी, एक ऐसी प्रवृत्ति थी जो धीरे धीरे हमारे भारतीय समाज में विकसित हो रही थी, जो हमारे देश के हित में नहीं थी। यह जो प्रवृत्ति थी जिसका विकास सांप्रदायिकता को जन्म दे रहा था, वो सांप्रदायिकता जिसकी वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई, जो द्वेष की प्रवृत्ति हमारे राष्ट्र में जन्म रही थी, राष्ट्र में धीरे धीरे विकसित हो रही थी, उसका मूल क्या था, उसकी जड़ में क्या था? आपसी घृणा। दो धर्म के लोग एक दूसरे से घृणा करें, दो व्यक्ति एक दूसरे से घृणा करें, तो ये धीरे धीरे संपूर्ण राष्ट्र में फैल रहा था और ये आपसी घृणा ही एक दिन महात्मा गांधी की मृत्यु की वजह बनी। गोडसे, जो नाथूराम गोडसे जो थे, वो पुणे के एक हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और गोडसे का यह मानना था कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने भारत के विभाजन के समय, भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की जो राजनीतिक मांग थी उनका समर्थन किया था। और उनके साथ जो अन्य लोग मिले थे वो सब मिलकर के गोडसे के साथ गांधी जी की हत्या की साजिश रचते हैं। लेकिन ये जो विचारधारा के लोग समझ रहे थे अपने मन से, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा जो उनकी थी और जिसके साथ उन्होंने ये मान लिया था कि गांधी जी मुसलमानों को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं और उनकी राजनीतिक मांगों का समर्थन कर रहे हैं, तो वास्तविकता यह थी कि गांधी जी का कोई भी रास्ता या कोई भी तरीका जो था वो ऐसा नहीं था जिस पर सवाल उठाया जा सके। और कई दशकों के बाद भी जो राजनेता हैं उनकी वैश्विक साख कायम है उनकी, लेकिन जो एक जहरीली मानसिकता जिसको कहा जा सकता है, एक जहरीली विचारधारा जिसको कहा जा सकता है, उसमें जो भारत का वातावरण निर्मित हो रहा था उसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर कविता में कहते हैं कि जल रही आग दुर्गंध लिए, छा रहा चतुर्दिक विकट धूम, विष के मतवाले कुटिल नाग, निर्भय फन जोड़े रहे घूम। वो कहते हैं कि जल रही आग दुर्गंध लिए, छा रहा चतुर्दिक विकट धूम, विष के मतवाले कुटिल नाग, निर्भय फन जोड़े रहे घूम। यहाँ कुटिल नाग प्रतीक है नाथूराम गोडसे का। वो कहना यही चाहते हैं कि जो आसपास का माहौल बन रहा है वो भारतीय जो संस्कृति है, सौंदर्य बोध है, उसके अनुसार नहीं है। महात्मा गांधी के बारे में कई विदेशी लेखकों ने जो लिखा है उसको अगर पढ़ा जाए तो 1949 में गांधी जी के बारे में जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं कि सौंदर्य बोध के लिहाज से कोई गांधी के प्रति वैमनस्य रख सकता है, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ,
कोई उनके महात्मा होने के दावे को भी खारिज कर सकता है। हालांकि महात्मा होने का दावा महात्मा गांधी ने खुद कभी नहीं किया था। कोई साधुता को आदर्श के तौर पर ही खारिज कर सकता है और इसलिए ये मान सकता है कि गांधी जी का मूल भाव जो है वो मानव विरोधी और प्रतिक्रियावादी था। लेकिन एक राजनेता के तौर पर देखने पर और मौजूद समय के जो दूसरे तमाम राजनेताओं से तुलना की जाए अगर महात्मा गांधी की, तो हम सभी पाते हैं कि वो अपने पीछे कितना सुगंधित एहसास छोड़कर गए हैं। तो जब रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे थे गांधी जी की मृत्यु पर, उनकी जो कविता जो इन 4 कविताओं में से एक है, अघटन घटना क्या समाधान, तो वो यहाँ पर इस पर विडंबना पर कवि जोर देते हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें गांधी जी का हत्यारा कौन बना, तो वो कहते हैं कि हत्यारा हिंदू था। जिसने हत्या की महात्मा गांधी की वो हिंदू था। पंक्तियों को पढ़कर वहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कवि के तौर पर, एक लेखक के तौर पर यह स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि हत्यारा हिंदू था। वो लिखते हैं कविता की पंक्तियों में, कहते हैं कि कहने में जीभ सिहरती है, मूर्छित हो जाती है कलम, हाय हिंदू ही था वह हत्यारा। कविता की पंक्तियां हैं जिसमें अघटन घटना क्या समाधान में लिख रहे हैं दिनकर जी कि यह एहसास करना, यह स्वीकार करना मुश्किल हो गया हमारे लिए कि हत्यारा हिंदू था। वो कहते हैं कि कहने में जीभ सिहरती है, मूर्छित हो जाती है कलम, हाय हिंदू ही था वह हत्यारा। एक अन्य जगह पर कवि लिखते हैं कि गोली से डाला मार उन्हें, उन्मत्त एक हत्यारे ने जो हिंदू था। मतलब कि बार बार ये शब्द दोहराते हैं कि एक हिंदू ने उनकी हत्या की है। हिंदू भी करने लगे अगर ऐसा अनर्थ, तो शेष रहा जर्जर भूखा भवितव्य कौन। तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु से शोक उपजा था कवि के मन में, तो शोकाकुल कवि ने कविता में कई स्थान पर यह क्षोभ प्रकट किया है और उन्होंने कहा है, बार बार स्वीकार किया है कि महात्मा गांधी की मृत्यु भारत की सांस्कृतिक चेतना के लिए, सामाजिक चेतना के लिए और राजनीतिक उद्धार के लिए एक तरह से वो विनाश की तरफ आगे बढ़ना हो गया। और वो कहते हैं महात्मा गांधी के मृत्यु के संबंध में कि लिखता हूँ कुंभी पाक नरक के पीव कुंड में, कलम बोर बापू का हत्यारा पापी था कोई हिंदू ही कठोर। तो गांधी जी के हत्यारे और उनके समर्थकों ने जो कई तर्क के आधार पर इस हत्या को उचित ठहराने की जो कोशिश की है, जिसमें पहली बात वो लोग कहते हैं कि गांधी जी ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य के विचार का समर्थन किया था और एक तरह से वह पाकिस्तान के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के जो बावजूद महात्मा गांधी जी ने भारत सरकार को रुपए की राशि जारी करने के लिए जो मजबूर करने का उपवास किया था, इसके बारे में भी उनके हत्यारों का तर्क है कि वो अपनी प्रजाति के प्रति समर्थक नहीं थे, वो समर्थक थे दूसरे लोगों के लिए। तो गांधी जी के खिलाफ एक अतिवादी जो विचारधारा काम कर रही थी, इस विचारधारा के लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बरगला रहे थे। इतिहास की रोशनी में जब उसकी जांच की जाती है तो ये बरगलाए गए भोले भाले जो लोग थे उनको गुमराह करने के लिए चतुराई से कुछ विकृतियां साबित की जा रही थी। और गांधी जी उन दिनों जो राजनीति की उथल पुथल में बहुत सक्रिय थे, देश के विभाजन के प्रस्ताव के प्रति उनके विरुद्ध जो हिंसक प्रतिक्रिया तनाव उत्पन्न किया गया था समाज में, भारत में, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः मानव इतिहास में जो अभूतपूर्व पैमाने पर सांप्रदायिक हत्याएं हुई, जातीय मुसलमानों के लिए गांधी जी एक हिंदू नेता थे जिन्होंने सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था। जातीय हिंदू उन्हें हिंदुओं पर अत्याचारों का बदला लेने के लिए अपनी योजना में बाधा के रूप में देखते थे। तो गोडसे जो था वो इसी अतिवादी विचारधारा जो थी उसकी संतान था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है वो कितना उदार है, इस बात का अनुमान अगर लगाना है तो महात्मा गांधी के बारे में कवि जो रामधारी सिंह दिनकर की जो ये रचना है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। गांधी जी के हत्यारों के लिए गांधी जी से वो कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि अगर गांधी जी के हत्यारे गांधी जी से क्षमा मांग लें
तो उन्हें गांधी जी क्षमा भी कर दें। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्र के लिए जिए और राष्ट्र के लिए मर गए। महात्मा गांधी जो हैं वो हत्यारों के लिए भी उनके हृदय में भरपूर क्षमा का शब्द वो बोलते हैं कि वो क्षमा कर सकते हैं। उनका हृदय इतना विशाल है कि अगर मृत्यु के बाद भी अगर यह हो सकता कि महात्मा गांधी से बात हो सकती और उनसे क्षमा मांगी जा सकती, तो हो सकता है राष्ट्रपिता उठकर कह देते कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तो हत्यारों के हृदय परिवर्तन की आशा भी शायद महात्मा गांधी रखते। और कवि यहाँ पर अपनी पंक्तियों में आह्वान करते हैं कि अब भी अपने बापू को पहचानो, उनकी मृत्यु के बाद ही से ही उन्हें पहचानो। और गांधी जी की हत्या के बाद 7 दिन के बाद लिखी कविता में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि रो रो कर मांगो क्षमा, अश्रु से किया पितृशव का अभिषेक, अगुनी कृतघ्न जन के अब भी हैं बापू ही आधार एक, पहचानो कौन चला जग से पापी, अब भी कुछ होश करो, गति नहीं अन्य, गति नहीं अन्य, इन चरणों को पकड़ो पकड़ो। गांधी जी के प्रति जो रामधारी सिंह दिनकर के जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो इन पंक्तियों में पूरी प्रामाणिकता के साथ उभर कर आते हैं। जो गांधी जी के समकालीन होने का जो गौरव दिनकर जी को अपने भीतर महसूस होता है, तो उन्होंने बार बार कहा है कि जो महात्मा गांधी हैं उनकी जगह पर कोई और राजनेता आ ही नहीं सकता। उनके भीतर जो करुणा है, उनके भीतर जो धन्य धन्य विचारधाराएं हैं, वो किसी और के भीतर नहीं है। और कवि का मन गदगद होकर कहता है कि है धन्य विधाता जिसने गांधी युग में हमको जन्म दिया। मतलब रामधारी सिंह दिनकर को इस बात पर गर्व है कि वो गांधी जी के समकालीन है और उनके साथ वो कुछ वक्त तो बिताए हैं, उनके साथ वो रह सके हैं। इसलिए गांधी जी की हत्या से जो दशकों से सुनियोजित व्यवस्था थी, विचारधारा थी, उसका जो परिणाम था कि हमारा देश आज़ादी पा सका और फिर एक कट्टर हिंदू के उसकी विचारधारा में समाप्त हो गए वो महात्मा गांधी। तो इसलिए दिनकर जी की नाराज़गी जो है वो एक तरह से भय में भी बदल जाती है। और गांधी जी की हत्या को रामधारी सिंह दिनकर मानवता की हत्या करार देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि गांधी जी की जो हत्या की गई है वो सिर्फ महात्मा गांधी की हत्या नहीं है, मानवता की कब्र है एक तरह से। वो कहते हैं कि मानवता की जो कब्र वही गांधी की भी होगी समाधि। यानी जो मानवता जो समाप्त हो रही है, मानवता की कब्र बन गई है, मानवता मृत प्राय है, वहीं पर गांधी की भी समाधि होगी। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर महात्मा गांधी को मानवता के समकक्ष रखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विचारधारा में सभी समान थे, उसकी मृत्यु हमारे देश में मानवता की मृत्यु है। दिनकर जो इस कविता में कहते हैं कि बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमग होते पाँव अगर तो पकड़ प्रेम का तार चले। वो कहते हैं यहाँ पर समझाना चाहते देशवासियों को कि बापू ने जो राह बना डाली थी, चाहे तो संसार उनके रास्ते पर चले, और उनके रास्ते पर चलने का स्रोत क्या है, तो प्रेम का तार आपस में पकड़ कर चले। और यह गांधी जी के खिलाफ जो क्षणिक आवेश में नाथूराम गोडसे का जो निर्णय था उसके बारे में भी उन्होंने बात की है और उन्होंने उसे धिक्कारा है कि एक ऐसे व्यक्ति के कारण हमने अपने देश का हीरा खो दिया। गांधी जी के जीवन में जो सद्भावना थी, जो सत्य के प्रति जो प्रेम था, जो एकता के लिए उन्होंने कार्य किया था, सभी धर्मों के प्रति सम्मान का जो भाव था उनमें, सभी मनुष्यों की समानता की बात वो करते थे, विचार वाणी और कार्य में जो अहिंसा उनका एक तरह से उन्होंने सबका अटल समर्थन किया था। उनकी दैनिक जो प्रार्थना थी उसमें वो भक्ति गीत भी गाते थे और अलग अलग धर्म ग्रंथों की भी बात उन्होंने वहाँ उसका भी पाठ वो किया करते थे। ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग धर्म ग्रंथों का पाठ करता हो, अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में सबको शामिल करता हो, सबके कल्याण की कामना करता हो, उस पर शक करना वैसे ही है जैसे ईश्वर पर शक करना। और दिनकर जी कहते हैं कि गांधी युग के बाद भारत आज के समय कहाँ पहुँचा है, जब चारों तरफ
आज के समय भी अगर हम देखें, हम दिनकर जी के बाद भी 21वीं सदी में आज अगर हम देखते हैं अपने भारत को, तो चारों तरफ हिंसा ही हिंसा है। कपट का व्यवहार है, घृणा है, अविश्वास है, लोग एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, संवादहीनता का वातावरण है। ऐसे में अगर रामधारी सिंह दिनकर आज जीवित होते तो क्या वो महात्मा गांधी के लिए फिर से कुछ नहीं लिखना चाहते? उनका जो प्रेम महात्मा गांधी के प्रति था वो और नहीं बढ़ जाता? तो आज के दिन में महात्मा गांधी की जो आवश्यकता है वो हम सबको नज़र आती है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो इसीलिए प्रासंगिक बनी हुई है कि जो हमारा युग है, बदलता युग, जो हम जिस युग में आज जी रहे हैं, उसमें भांति भांति के जो जयकारे होते हैं, जो शोर सुनते हैं हम, इस अंधकार भरे जयकारे के युग में गांधी जी की तरह दिनकर भी प्रासंगिक हो उठे हैं और उनकी कृति भी प्रासंगिक हो उठी है। जितने धैर्य और ईमानदारी से उन्होंने लिखा है इसको, तो इस कविता का जो उद्देश्य है वो सफल है। और आज़ादी की लड़ाई में जो आग लगी थी वह बापू के आंसुओं से, उनके पसीने से बुझाई गई थी और उनके रक्त बहाने से समाप्त हुई थी। तो इस कविता का उद्देश्य इतना ही है कि यदि आपके जीवन में किसी भी संघर्ष पर विजय पानी है तो आप परिस्थितियों का सामना डटकर करें, चाहे सामने कोई भी हो। तो ये जो पाठ्यक्रम में शामिल करने का एक उद्देश्य होता है, तो इनमें से अगर हम देखें कि महात्मा गांधी की के बारे में लिखी गई इस रचना का उद्देश्य क्या है, तो दिनकर की ही पंक्तियां हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति, विजय अपार। इस कविता के माध्यम से लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि कलम और तलवार में से अगर तुमको कोई एक चीज़ चुननी हो तो तुम कलम को चुनो, तलवार को नहीं। अहिंसा को बढ़ावा मत दो। तलवार से आप सिर्फ दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, देश के हालात बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास कलम है तो आप अपनी कलम की ताकत से बहुत कुछ करने की शक्ति रखते हैं। आज के जो बच्चे हैं वो कल देश का भविष्य बनेंगे और ऐसा तभी होगा जब उन बच्चों के हाथों में तलवार नहीं होगी, कलम होगी। लोगों के दिलों में, दिमाग में आशा की किरण जगाने वाले रामधारी सिंह दिनकर महात्मा गांधी के विचारों से लोगों को अवगत कराना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सब उनकी विचारधारा पर अमल करें और उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे दूसरी क्लास में बातचीत करेंगे और आज की क्लास के लिए यहीं पर रखते हैं। तुम लोगों को कुछ पूछना है तो तुम लोग पूछ सकते हो। मैम बुक हम लोग यही वो रामधारी सिंह दिनकर वाला लेंगे, बापू वाला।